अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अजहर और आप देख रहे हैं बर्ड्स आई व्यू, अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर द आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, जहां पर हम बात करेंगे मैचेस पर और एनालिसिस देंगे बेस्ड ऑन डेटा एंड स्टैट्स। और अगर डेटा और स्टैट्स की बात करें और मजर अरशद ना हो साथ, तो फिर वो लगता है कि जी सारे स्टैट्स और सारे डेटा ही झूठे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है द किंग ऑफ स्टैट्स, मजर अरशद। अस्सलाम वालेकुम मजर, क्या हाल है आपका? कैसे जा रहे हैं दुबई? जी वालेकुम सलाम हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपने थोड़ी जो तारीफ है वो ज़्यादा कर दी है। बाकी यूएई, दुबई, अबू धाबी सब ठीक जा रहा है, बस आपको मिस कर रही। अच्छा नहीं, जब आपके डेटा और स्टैट्स गलत हो जाएंगे तो हम किंग का लकब वापस ले लेंगे। और दूसरी तरफ जी मेरे साथ मौजूद है किंग ऑफ समथिंग, रेहान उल हक। अस्सलाम वालेकुम रेहान, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। चले जबरदस्त है, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस। मगर मुझे खैर अपॉर्चुनिटी तो मिली थी कि रेहान से मैं यारी बात करूं, मैं आपसे भी बात करूंगा। तो पाकिस्तान ने दो वार्म अप मैचेस खेले। ऑब्वियसली तमाम तर निगाहें हमारी जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है उसकी तरफ है। तो उसी उसी की तरफ थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं। लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वार्म अप मैचेस। वार्म अप मैचेस के अंदर आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर? क्योंकि आपने देख लिया और हम इस पे बहुत ज्यादा डिटेल ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन कर चुके हुए हैं कि मिडिल ऑर्डर में हफीज और शोएब मलिक दोनों को इकट्ठे खिलाया गया। टॉप ऑर्डर में जब फखर जमान आए तो वो 3 पे खेले और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और आपने बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी देखे। लेकिन आपके लिए व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट टेक अवे? देखें हैदर भाई, जो फ़खर की जो पोजीशन चेंज की गई है कि पाकिस्तान काफ़ी देर से उनको ट्राई कर रहा है कि वो किसी तरीके से मिडिल फेज में आपके एडजस्ट हो जाएं। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड सीरीज में भी उनको वहां पे आजमाया, और फिर अभी जो रिसेंट नेशनल टी20 था उसमें भी आई थिंक उनको इंस्ट्रक्शंस थी टीम को। तो देखें केपी के लिए भी वो एक आधी इनिंग्स उन्होंने नीचे आके खेली, तो उन्होंने जब 50 रन किए हैं, तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए चीज थी वो यही थी कि पाकिस्तान जो एक मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर को लेकर आना चाह रहा है, और एक ऐसा बैट्समैन जो कि जरा इनिंग्स को सेलिब्रेट भी कर सके। तो वो लग रहा है कि शायद ये एक्सपेरिमेंट ठीक जा रहा है। और एक ये कि हम देखेंगे कि जो लास्ट मैच हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, पाकिस्तान ने 180 प्लस किया, और आप ये देखेंगे बाबर आजम ने रन नहीं किए। तो नॉर्मली ये होता है कि हम बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं अपने टॉप ऑर्डर के ऊपर, बाबर और रिजवान के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि इन केस अगर खुदा ना खास्ता बाबर या रिजवान अगर रन नहीं भी करते, तो आपके पास मिडिल ऑर्डर में इतनी डेप्थ है कि वो 180 तक जा सकते हैं। आई नो कि तमाम पिचेस जो हैं वो 180 वाली नहीं होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो मिडिल ओवर्स की जो परफॉर्मेंस थी एंड पे, जो आसिफ अली ने आके जो लेट ऑर्डर में जो हिटिंग की है, आई थिंक ये काफी पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा रेहान, आपसे भी मैं फखर के बारे में बात करूंगा। फखर का अब आई नो आपने ये व्यू ऑलरेडी पहले शेयर किया है। मैं चाहता हूं कि जो हमें देख रहे हैं आप उनके लिए भी शेयर करें कि फखर हमारे लिए आइडियल क्यों है, किस तरीके से पाकिस्तान को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली इफ वी लूज एन अर्ली विकेट। देखिए, फखर की जहां तक बात है, पहली चीज तो ये है कि आपको एज मदर मेंशन लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर में चाहिए ही चाहिए। उसकी वजह ये है कि अ लॉट ऑफ टीम्स अटैक यू विद लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिन, स्पेशली यूएई की पिचेस के ऊपर। तो अगर आपके पास एक लेफ्ट हैंडर हो तो एक वैसे ही आपका मैचअप अच्छा बन जाता है कि दैट बैट्समैन कैन देन अटैक दैट बॉलर। फखर का अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे इस लेग स्पिन, अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट काफी हाई है। यस, उनकी एवरेज जो है वो इट्स नॉट दैट हाई, बट स्टिल अगर आपके एक बंदे का रोल ये है कि उसने लेग स्पिनर को मारना है, तो ही कैन डू दैट रोल रियली वेल। जहां तक बात है अर्ली विकेट गिरने की, तो मजर विल बैक मी अप ऑन दिस के डेटा वाइज भी जब हैदर बैटिंग करने आते हैं पावर प्ले के अंदर, तो उनकी जो डिसमिसल रेट है वो ज्यादा है, यानी उनको वो कम बॉल्स पे डिसमिस हो जाते हैं। वेराज फखर जो है वो पावर प्ले के अंदर ही डजंट गेट डिसमिस्ड एज ऑफन, पर उनकी एक्सेलरेशन जो है मिडिल ओवर्स और के अंदर वो इंक्रीज होती जाती है। हैदर ऑन द अदर हैंड इज परफेक्ट फॉर द मिडिल ओवर्स, पर अगर पावर प्ले में आपकी जल्दी विकेट गिरती है तो देयर इज अ चांस इफ हैदर कम्स इनटू बैट एट नंबर 3, तो वहां पे उनके डिसमिसल का चांस बहुत हाई होता है। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू सी कि कौन सी सिचुएशन है मैच की और आप किस प्लेयर को सिचुएशन के लिए यूज कर रहे हैं। बट एज मदर मेंशन, फखर का फॉर्म में होना पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज है। मेरी नजर में सबसे जरूरी चीज इसलिए है कि आपके पास कोई और लेफ्ट हैंडर नहीं है जो नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक खेले। अच्छा मजर, जो रेहान ने भी यहाँ पे बात की है कि अगर हम पावर प्ले के नंबर्स देखें और स्ट्राइक रेट देखें, सबका मोर लेस सेम सिमिलर रिकॉर्ड है। और डिसमिसल रेट फखर का कम है। तो अगर फखर के भी आपने कुछ स्टैट्स वगैरह हमारे साथ शेयर किए हुए हैं कि व्हेनेवर फखर बैट्स अ मिनिमम ऑफ 35 बॉल्स, तो पाकिस्तान का हिस्टोरिकली विन परसेंटेज कितना है? 100% है। 5 मैचेस हैं जिसमें के फखर ने 35 बॉल्स खेली हो, लेकिन
ऑब्वियसली आई थिंक कुछ लोग शायद ये समझेंगे कि ये सैंपल साइज कम है, उसकी वजह ये भी है कि फखर का जो करियर है वो T20 आए वो आप कह लें कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना कि उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा है। लेकिन फिर भी जो फखर की इंपॉर्टेंस है, या वनडे करियर है, या वनडे करियर है, एग्जैक्टली। और फखर का अगर हम डोमेस्टिक को भी देखें तो जब भी वो 35 बॉल्स खेलते हैं तो उनकी जो विन परसेंटेज है वो 80% है, और इंटरनेशनल्स में 100% है, क्योंकि सिर्फ 5 इनिंग्स है। लेकिन ये उनकी जो उनकी इंपॉर्टेंस है उसको दिखाता है कि अगर उस तरह का एक इम्पैक्ट बैटर जो है वो आपके पास, अगर उसको आप लंबा रन दें या उसको अगर लंबा मौका मिले तो वो आपको मैच में विनिंग पोजीशन के ऊपर लेकर आ सकता है। इस वजह से आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, बाबर और रिजवान, उनकी जो प्लानिंग है वो क्या होती है। अगर तो वो इनिंग्स को जल्दी एक्सेलरेट कर रहे हैं, कामयाब हो जाते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर कहीं पे उनसे शॉट्स नहीं लग रही तो आई थिंक उसमें बेहतर ये होता है कि आप अपनी विकेट को जो है, हम ये कह तो नहीं सकते कि जानबूझ के आउट हो जाए, लेकिन आपको इतना रिस्क लेना पड़ेगा कि या तो आप हिटिंग करें या आप आउट हो जाएं, ताकि जो दूसरे बैट्समैन आ रहे हैं जिस तरह हफीज हो गए, आसिफ अली हो गए, फखर हो गए, जो आपके इम्पैक्ट बैटर्स हैं, उनको जो है वो एक प्रॉपर लंबी बैटिंग मिले। ये जो गलती से मजर ने कह दिया, आई थिंक इसे जरा सेंसर करके, रेहान आप इस तरह इमेजिन करो कि इसने यारी बात की नहीं, तो अब आगे बात करते हैं रिजवान और बाबर की भी कर लेते हैं कॉन्वर्सेशन। रिजवान हैज राइट नाउ वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स इन द पावर प्ले, बट हम यही वाली बात करते हैं, हम हमेशा यही वाली बात कॉन्वर्सेशन में यही करते हैं कि जब हम लोग खुद भी एनालिसिस कर रहे होते हैं कि अगर रिजवान और बाबर अपनी नॉर्मल एवरेज रूटीन में भी जाएं, 10 ओवर खेल जाएं, तो वो अगर 80 से 90 रन करते हैं, 90 से 100 करते हैं, तो आखिरी 10 ओवरों में बहुत ज्यादा प्रेशर है आपके मिडिल ऑर्डर पर टू एक्सेलरेट एट सच अ हाई रेट, और जरूरी नहीं है कि वो हर दफा क्लिक हो। वेयर डू यू थिंक राइट नाउ, ये बात अलग है कि दोनों वार्म अप मैचेस देखकर लोगों को थोड़ी सी रिजवान की फॉर्म पे भी कंसर्न है, हाउ बेस्ट यू थिंक वी कैन यूटिलाइज रिजवान? जिस तरह मजर ने अगर पॉइंट आउट किया कि अगर उस तरीके से वो एक्सेलरेट नहीं कर सकते, देन व्हाट रोल नीड्स टू बी गिवन टू रिजवान? देखिए बहुत सिंपल चीज ये है कि सिर्फ T20 आए डेटा अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अगर आप 2020 ऑनवर्ड्स टोटल T20 डेटा देखें तो रिजवान इस पाकिस्तान की टीम के अंदर, रिजवान आपका पावर प्ले के अंदर जो है, जो करंट स्क्वाड है उसके अंदर इस स्ट्राइक रेट वाइज सबसे बेहतर। लेकिन प्रॉब्लम रिजवान की क्या होती है कि 6 ओवरों के बाद रिजवान का जो स्ट्राइक रेट है वो ड्रास्टिकली गिर जाता है, और उसके साथ क्या होता है कि नॉर्मली ये होता है कि जिस बंदे ने 10 बॉलें खेलनी है, 10 से 15 बॉल खेलनी हुई, उसका स्ट्राइक रेट इंक्रीज करना चाहिए, और जो नया बैट्समैन है उसको 10 से 15 बॉलें देनी चाहिए ताकि वो सेट और वो अटैक करे। पाकिस्तान में उल्टा होता है कि आप कहते हैं एक बंदे को जो सेट है कि तुमने नहीं मारना, नया बंदा आएगा वो मारेगा, which automatically means that you keep on losing wickets from one end and there's no as in there's no flow to the innings। तो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं हम खेल रहे, हम ये वर्ल्ड कप एज अ टीम खेलना चाहिए। और जहां तक बाबर की बात है, रिजवान की बात है, आई थिंक मजर ने वो बात की कि शायद आउट हो जाना चाहिए। ये हमने देखा हुआ, इट्स नॉट समथिंग दैट्स नॉट हैपेंड बिफोर। ये PSL में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बिल्कुल ऐसी चीज हुई थी कि हिट आउट नहीं हो रहा था और वो आउट हो गए। ये आपको टीम के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और ये इसके ऊपर आई थिंक ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बात नहीं है, इट्स जस्ट हाउ इट इज T20 क्रिकेट के अंदर। आपको अपने जो एस्टैब्लिश पावर हिटर्स हैं उनको आप जितनी ज्यादा बॉल देंगे उतना, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बंदा 5 बॉल खेलेगा, 5 बॉल और उसको हर मैच में 5 से 10 बॉलें मिल रही है और हर मैच में वो स्कोर करेगा, ये नहीं होता। अगर उसको आप 5-6 बॉलें देंगे सेट होने का और फिर वो मारेगा तो फिर देयर आर हायर चांसेस। तो आपने प्रोबेबिलिटी अपनी इंक्रीज करनी है, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद मजर ऑन दिस के रिजवान या बाबर का रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो स्कोर कर भी रहे हैं, तो उनका क्या रोल है व्हेन अ न्यू बैट्समैन कम्स इन। फखर यहाँ पे मैं जो रेहान ने जो बात की है ना उसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं जो उन्होंने रिजवान की बात की। अब अगर हम T20 क्रिकेट को नॉर्मली हम 3 फेजेस में लेते हैं, पावर प्ले, मिडिल फेज, उसके 9 ओवर्स और उसके बाद आखिरी 5 ओवर्स। तो रिजवान का जो पावर प्ले का स्ट्राइक रेट है वो 125 का है, विच इज फाइन। मिडिल फेज जो है वो 126 है, विच इज अ कंसर्न। और मतलब सरप्राइजिंगली जो आखिरी 5 ओवर्स हैं उसमें रिजवान का स्ट्राइक रेट 180 का है, विच इज क्वाइट ब्रिलियंट। अब इसमें मसला ये आ रहा है कि एक वो बैट्समैन जिसके पास ये स्किल है कि वो आखिरी 5 ओवर्स में 180 रन के स्ट्राइक रेट के ऊपर जा सकता है, तो वो अपनी इस स्किल को मिडिल फेज के अंदर क्यों नहीं जो है उसको लेकर आता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मिडिल फेज में भी वो 180 के ऊपर जाएं, लेकिन अगर एक बैट्समैन के पास इतनी स्किल है कि वो आखिरी 5 ओवर्स में 180 के स्ट्राइक रेट पे खेल सकता है, तो वो मिडिल फेज में एटलीस्ट 150 के स्ट्राइक रेट के ऊपर तो खेल सकता है। तो आई थिंक ये जो मिडिल फेज है ना पाकिस्तान का, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और हैदर जो आपने भी एक चीज की तरफ इशारा किया
कि अगर आपको याद हो जो नॉटिंघम में एक T20 हुआ था उसमें पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में 80 रन किए थे और आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 150 रन किए थे। अब आखिरी 10 ओवर्स में 150 रन होना ये एक वंस इन अ ब्लू मून थिंग है, ये हर दिन जो है या इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो बजाय इसके कि आप पहले 10 ओवर्स में 80 रन करके ये एक्सपेक्ट करें कि बाकी वाला जो 10 ओवर है उसमें कोई आगे 150 करेगा, आई थिंक आपको ऐसे बैलेंस करना होगा कि जो आपका अच्छा एक और बात हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसके बहुत ज्यादा कोलैप्सेस हुए थे। उसकी रीजन भी ये थी कि जब वो आते हैं खेलने तो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करने का, वो जो है आपकी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है। तो आई थिंक इस चीज को जो है वो पाकिस्तान को थोड़ा बैलेंस करना होगा। मिडिल फेज में अगर ये थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें तो बाकी वालों की जो बैटिंग है वो भी काफी आसान हो जाएगी। और मजे जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, नंबर्स के साथ पॉइंट आउट किया, और आपने बात की कि अगर एक प्लेयर में ये कैपेबिलिटी है कि वो डेथ पे इतने एक्सेलरेटेड उस पे खेल सकता है, तो देयर इज नो रीजन व्हाई ही शुडंट बी टेकिंग ऑन द बॉलर्स इन द मिडिल ओवर्स एज वेल। और उससे जिस तरह रेहान ने बात की, मैं आप दोनों की बात को कंसोलिडेट ही कर रहा हूँ और इससे इत्तेफाक कर रहा हूँ कि उससे बल्कि जब आप पावर प्ले आपने सर्वाइव कर लिया तो आपको कम से कम भी आपके पास अगर 36 में से 20 नहीं तो 15 बॉलें, तो दैट मींस कि आपने कम से कम तो खेली होंगी। बड़ा रेयर केस होता है जब आपको सिर्फ 5 बॉलें मिली होती हैं पावर प्ले में, तो आप दैट मींस इतनी गेंदें खेल चुके हुए हैं कि आप फिर टेक ऑन करें और एक्सेलरेट करें, और जो आने वाले नए बैट्समैन हैं अगर दूसरी साइड पे विकेट गिर रही है उनके ऊपर से प्रेशर हटाएं आप। सो वेरी गुड पॉइंट, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। आई थिंक इसमें जो एक अप्रोच पाकिस्तान को लेनी चाहिए वो ये लेनी चाहिए कि इफ रिजवान और बाबर आर सर्वाइविंग द पावर प्ले, तो उसके बाद देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन, स्पेशली जब अब आपने टीम में हफीज को भी डाल लिया है, शोएब मलिक को भी डाल लिया है, और पहले दोनों वार्म अप मैचेस के बाद जहां पर आपने हैदर अली को एक मैच नहीं दिया, काफी क्लियर है कि ये दोनों खेलेंगे, तो आई थिंक there is no reason why you don't give these two openers the clear instructions to go all out against the opposition bowling. अब चलते हैं जरा थोड़ा सा, let's talk about the players from the other side. Let's talk about India. इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं, खासतौर पे जब हम प्रेपरेशंस की बात करते हैं, तो हम हमेशा विराट कोहली की बात करते हैं, रोहित शर्मा की बात करते हैं। लेकिन जब अभी मैथ्यू हेडन से पूछा कि आपके नजदीक सबसे बड़ा क्या कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तंग कर सकता है, तो उन्होंने केएल राहुल को आइडेंटिफाई किया। मजर इसकी पीछे कोई खास वजह? देखें, एक तो ये है कि केएल राहुल अभी काफी अच्छी फॉर्म में है। उनके आईपीएल में भी 600 रन थे, जो अभी आईपीएल यूएई में और उससे पहले इंडिया में हो रही थी। तो आई थिंक एक सीजन के 600 रन करना, उनकी फॉर्म जो है वो जबरदस्त है। लेकिन यह है कि आईपीएल में जब वो खेलते हैं तो वैसे कैप्टन खेलते हैं, तो उनके ऊपर भी उसी तरह का ही आप कह लेंगे एक रोल है जो कि बाबर के ऊपर होता है या रिजवान के ऊपर होता है, कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि उन्होंने इनिंग्स को कैरी करना है। और उसमें हम देखते हैं कि अक्सर उनका भी जो स्ट्राइक रेट का जो है वो एक मसला चलता है जब वो डोमेस्टिक में खेलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वही केएल राहुल जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो आप ये देखें कि उनके ऊपर जो कुछ जो मैंने नंबर्स निकाले थे वो मैं आपको बताता हूँ कि जब वो 35 गेंदें खेलते हैं जो फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल क्रिकेट, तो 14 मैचेस हैं जिसमें से कि 12 मैचेस उन्होंने जितवाए हैं। तो जो उनकी विन परसेंटेज है वो 80+ है। इसमें दो रीजंस हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं तो थोड़ा उनके पास फ्रीडम होती है कि अगर वो आउट भी हो जाएंगे तो विराट कोहली होंगे, रोहित शर्मा होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, वो संभाल लेंगे। और दूसरा ऑब्वियसली इंडिया का बॉलिंग अटैक भी इतना अच्छा है कि वो उस चीज को जो है वो कंपनसेट करता है। तो आई थिंक के ये जो मैथ्यू हेडन ने भी जो जिस चीज की तरफ जो उन्होंने इशारा किया वो बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग अभी सिर्फ बात कर रहे हैं रोहित शर्मा की, और मोस्टली जो बात होती है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की होती है। लेकिन आई थिंक करंट फॉर्म के अंदर केएल राहुल भी जो है वो इन कंडीशंस के अंदर एक काफी थ्रेटनिंग बैट्समैन हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो है वो उनको, अगर हम उनका ये भी देखेंगे, अगर पेस वर्सेस स्पिन भी देखें, तो इस साल आईपीएल के अंदर जो है वो स्पिनर्स के ऊपर बहुत जबरदस्त उनकी जो है वो परफॉर्मेंस थी। थोड़ा स्लो डाउन हो सकते हैं वो स्पिनर्स के ऊपर, लेकिन उनको आउट करने का जो बेस्ट तरीका है वो पेस ही है। और आई थिंक यहाँ पे जो है जो पाकिस्तान के पेसर्स हैं, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हसन अली, इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कि ये जो इंडिया के जो 2-3 मेजर बैट्समैन हैं, केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अगर इनमें से अगर आप 2 को भी आउट कर लेते हैं तो आई थिंक आप तकरीबन 50% हद तक जो है वो आप अपना मैच जो है उसको अपनी फेवर में ले आते हैं। रेहान, जो अभी यहाँ पर बात की, मजर ने की केएल राहुल के नंबर्स की बात की, एंड इट्स फिनोमिनल के against spin in the IPL
KL Rahul averaged 158 at a strike rate of 115. That's phenomenal. Yeah, but as Mazhar pointed out, the problem with India की टीम की अभी भी KL Rahul हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, all of them, even रोहित शर्मा जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए वो डिफरेंट खेलते हैं, इंडिया के लिए वो डिफरेंट खेलते हैं, सिमिलर टू KL राहुल के वो उधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, इधर वो थोड़ा ज्यादा अटैकिंग अप्रोच से खेलते हैं. द थिंग विद इंडिया इज आप उनको फिर भी स्लो डाउन कर सकते हैं, बिकॉज इनके जो शर्मा की एक्सेप्शन, कोहली डजंट टेक एज मेनी चांसेस अगेंस्ट स्पिनर्स. अगर मिडिल ओवर्स में वो खेल रहा हो और दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही हो, KL राहुल डजंट टेक एज मेनी चांसेस अगेंस्ट स्पिनर्स. जो इंडिया का मसला ये है कि अगर आपने KL राहुल और इन सबको आउट भी कर लिया तो देयर सूर्या कुमार यादव एंड ऋषभ पंत एंड देन हार्दिक पांड्या. तो अगर आपने उनकी बैटिंग को रोकना है तो वो जो बिग स्कोर है, वो जो एंड में इम्पेटस प्रोवाइड करना है, या यू नो गोइंग फ्रॉम अ पार स्कोर टू लेट्स से 30 रन्स अबव पार, वो ये 3-4 प्लेयर्स हैं इनके. और स्पेशली आई फील के पंत का जो रोल है, गिवन के पाकिस्तान लेग स्पिन भी करवा रहा होगा और लेफ्ट आर्म स्पिन भी करवा रहा होगा, तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल के पंत को पाकिस्तान कैसे टैकल करता है, because his wicket is going to be crucial. And obviously we all know what Hardik Pandya can do. We've all seen it before, but I feel India के जो established players हैं उनको आप फिर भी slow down कर सकते हो, but these are the other players like the Surya Kumar Yadavs of this world or the Pants or the Pandyas which are going to be key I think in this match. अच्छा, तो फिर उसमें फिर क्योंकि KL राहुल का जिस तरह भी आपने बात की, मैं थोड़ा सा मज़र इस वाली बात आपको बताता चलूं. पिछले साल IPL में जब KL राहुल शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे एज फार एज स्कोर, मतलब स्कोर वो तब भी कर रहे थे, लेकिन जो स्ट्राइक रेट का उनका था, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार स्टेटमेंट दी थी, आई थिंक कहीं पे होगी, जहां पे उन्होंने लिखा था कि स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड. तो मुझे बस एकदम से वो वाली बात याद आ गई. बट नहीं, ये बात पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने भी कही हुई है. आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप से पहले जब उनसे क्वेश्चन हुआ था कुछ स्ट्राइक रेट के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं नंबर 1 बैट्समैन हूं, तब वो T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 पे थे, तो उन्होंने कहा था अगर मैं नंबर 1 पे हूं और इसी स्ट्राइक रेट के साथ हूं तो फिर मुझे पावर हिटिंग वगैरह की तो जरूरत नहीं है. तो आई थिंक हर प्लेयर की एक अपनी परसेप्शन होती है और बाजुकात वो उनके लिए काम कर जाती है, बाजुकात नहीं भी करती. लेकिन अगर आप मेजॉरिटी का ओपिनियन देखें और जो मॉडर्न जो क्रिकेट है उसके अंदर आई थिंक आपकी बाउंड्रीज और जो स्ट्राइक रेट है, it matters a lot. Balls per boundary matter a lot. Let's now dive a bit into the direct matchups जो हमें यहाँ पे नजर आएंगे. हमने ऑटोमेटिकली अब देखें, एक तो पहली बात है, आई थिंक इट इज सेफ टू अज्यूम कि जो 11 होगी पाकिस्तान की, जो अनलेस के कोई लास्ट मिनट सरप्राइज देता है पाकिस्तान वसीम जूनियर की शेप में, आपकी जो 11 होगी मोस्ट प्रॉब्ली यही होगी: बाबर, रिजवान, फखर, हफीज, शोएब मलिक, आसिफ, और उसके बाद इमाद, शादाब, और जो 3 आपके पेसेस हैं हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ. अनलेस अगेन कोई आपको सरप्राइज मिल जाता है. मगर इस सिनारियो में, स्पेशली जब आपके सामने नंबर्स और मैचअप्स दोनों इंडियन ओपनर्स के भी हैं, शाहीन के साथ नया बॉल कौन कराएगा? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्या पहला ओवर शाहीन को कराना चाहिए या इमाद को कराना चाहिए? रेहान हैज हिज रीजंस, जहां पर वो कह रहे हैं कि जी डेटा के साथ sufficient evidence है और proof है कि रोहित शर्मा शुरू में has a tendency to fall over and Shaheen brings the ball in, so it can be a good competition जिसे हम exploit कर सकते हैं. जबकि आपने historically जब देखा हो, इमाद is at his best when he's bowling in the power play. So what does Pakistan do? देखिए हैदर भाई, मैं इसमें आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे बताएं कि आप खुद भी मुल्तान सुल्तान के साथ हैं, आप उनकी टीम प्लानिंग का हिस्सा होते हैं. अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हों कि पहला ओवर आप कर रहे हैं और वो मेड इन है, आपका एक बॉलर है, उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो आपको मेड इन ओवर करके देगा. दूसरा बॉलर है, यानी कि आप कह लें इंडिया आफ्टर 1 ओवर कोई रन नहीं है और कोई विकेट लूज नहीं हुई. दूसरी तरफ एक बॉलर है जो कि आपको 7-8 रन कंसीड कर दे, लेकिन लेट्स से कि वो रोहित शर्मा की आपको विकेट ले देता है. तो कौन सी बेहतर ऑप्शन है? तो आई थिंक आप रोहित शर्मा की विकेट की तरफ जाएंगे. तो आई थिंक शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में इस टाइम सबसे जो बेहतर जो आपके पास जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो शाहीन अफरीदी है. तो आई थिंक उन्हीं को जो है वो पहला ओवर करना चाहिए. रेहान, आप आई नो इससे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन इफ यू कैन जस्ट एलैबोरेट ऑन योर रीजंस एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स वाइंडिंग द शो अप. देखें, बहुत सिंपल बात यह है कि अगर आपने रोहित शर्मा को आउट करना है तो द बेस्ट वे इज कि आप बॉल अंदर लेके आ रहे हो और शुरू में इनिंग्स के, नॉट वंस ही सेटल्ड, शुरू में इनिंग्स के बॉल स्विंग भी होती है और हमें पता है कि T20 में बॉल थोड़े ओवर्स बाद स्विंग होना खत्म हो जाती है, तो माइट एज वेल यूज द फर्स्ट ओवर. द अदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हो सकता है इमाद पहला ओवर के बाद 2 आउट कर लें, लेकिन
आपको अपनी बेस्ट रिसोर्सेज जो है वो यूज करनी है, एंड शाहीन राइट नाउ इज योर बेस्ट रिसोर्स टू गेट अ विकेट अर्ली ऑन, बिकॉज वही बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि केएल राहुल, विराट कोहली आर पीपल यू कैन स्टिल कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ रन्स दे स्कोर, यानी एट द स्पीड दे स्कोर एट। अगर शर्मा सेटल हो जाते हैं और उनके बाकी हिटर्स सेटल हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान इज आउट ऑफ द गेम प्रीटी मच। तो नीड टू गेट हिम आउट, एंड द बेस्ट वे इज रोहित शर्मा। इसमें तो वो बेस्ट वे शाहीन शाह अफरीदी, आई थिंक इसमें कोई डाउट ही नहीं, आर्गुमेंट नहीं है। और दूसरा वन लास्ट थिंग, easiest over in terms of economy rate to bowl in a T20 is the first over. तो फर्स्ट ओवर को आपको फर्स्ट इन द सेवेंथ या तो आपको जो फर्स्ट ओवर है, हाँ, वो आपको फर्स्ट ओवर में आपको ये नहीं सोचना कि मैं रन बचाने हैं, फर्स्ट ओवर में आपने सोचना आउट करना। ठीक हो गया। अच्छा रेहान, क्विकली हम शो को वाइंड अप करेंगे, तो जल्दी से एक मैं आपसे पूछ लूं, who do you think is going to be the biggest difference maker in this match for Pakistan? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी। मजर, आपके लिए who's going to be the biggest difference maker in this match? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ is your bet। मैं वैसे खैर अपना भी मुझे पता, आपने पूछा तो नहीं है मुझसे, लेकिन मैं कर देता हूँ, but I honestly think कि हसन अली is going to be the biggest difference maker in this particular match। और जाने से पहले मजर, आपकी गट फीलिंग क्या है? Is this going to be Pakistan's time? देखें, वो तो हर वर्ल्ड कप में यही एक उम्मीद होती है कि इस बार जो है आप ये हर वर्ल्ड कप के साथ ना करें ना, क्योंकि फिर आप ट्रैक रिकॉर्ड काफी बुरा है। देखें पाकिस्तान यूएई में पिछले 11 मैचेस लगातार जीता है। बाबर आजम यूएई में कभी कोई मैच नहीं हारे, इमाद वसीम यूएई में कभी कोई मैच नहीं हारे, तो आई थिंक पाकिस्तान जीत जाएगा। रेहान, आप अगर इसके अलावा कोई जवाब देंगे तो आप अगली बार बैठ नहीं रहे। नहीं, मैं बहुत सिंपल इसका जवाब दूंगा कि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स के एक ऐसा मैच आएगा जब पाकिस्तान फाइनली इंडिया को किसी वर्ल्ड कप में हरा देगा। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी सेज कि इतने ज्यादा हो गए हैं तो अब पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए। दैट्स ऑल आई विल से ऑन दिस। चलो जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम रेहान, थैंक यू सो मच मजर फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम दुबई। ये था जी हमारा आज का शो बर्ड्स आई व्यू। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। अगली दफा पाकिस्तान के अगले मैच से पहले एक दफा फिर हाजिर होंगे, तब जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा उसका रिव्यू भी करेंगे, एंड वी विल आल्सो प्रीव्यू पाकिस्तान's नेक्स्ट गेम। सो डू जॉइन अस देन। टिल नेक्स्ट टाइम, हैदर अजहर को इजाजत दें। खुदा हाफिज।